स्वर्ग में जाऊंगा नरक में जाऊंगा, तो नाम क्या है स्वर्गीय लगाते हैं। कोई लगाता है जीते जी कोई नाम क्या है, लेकिन वो लगा रहे इसका क्या बन गया, अलग बन गया रेनबो ज़ेब्रा। तो उन्हीं का टेक्निक है, आप देखना स्वर्गीय अरुण ऋषि जब डालेंगे तो आपको पता चलेगा। ये ऐसा हाथ करना है, लेफ्ट आगे और राइट से हम लोग क्या करेंगे, एक उंगली से पहले था मारेंगे, लेकिन पैर के नीचे कुछ तो होना चाहिए। सर का सॉक्स से अच्छा है, मेरा सॉक्स से अच्छा है, कोई बात नहीं, किसका सॉक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए। वो हमारा मिलिट्री फोर्स है, यानी इधर मेरे को अगर कट गया ना, ब्लेड से कट गया ना इधर, तो हमारा पूरा व्हाइट ब्लड सेल इधर आ जाएगा, धाप 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 उसको करने लगेंगे। जब ये व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा हो जाता है तो कैंसर का चिन्ह आ जाए, तो ज्यादा नहीं है, मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल अब जो हम कर रहे हैं वो आपका बढ़ा देगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा। हमने ये देखो लड़ा मैंने सीखा था स्वर्गीय अरुण ऋषि। नाम क्या है, स्वर्गीय जिंदा है, नाम 3 4 5 बस इतना करना है, करेंगे 1 2 3 4 5 बस। अब 2 लेना है, 1 2 3 4 5 क्लियर। अब 3 लेना है, 1 2 3 4 5 बस। अच्छा अब 4 लेना है, 1 2 3 4 5। कुछ हो रहा है ऐसा, कुछ ऐसा कंपनी निकल रहा है। हाँ अब जो होगा वो खतरनाक होगा, अब जो सर आइए इधर आइए, अब जो होगा वो खतरनाक होगा। 1 2 3 4 5 स्टॉप, क्लोज योर आइज, जस्ट फील दैट वाइब्रेशन। जो कंपन हाथ में हो रहा है ना, और बहुत खतरनाक कंपन हो रहा है। अब तक जो हुआ वो तो नॉर्मल था, अब ये जो भी लाल हो गया, हुआ लाल किसी का बताइए सर। हाँ देखिए, देखो बता हाँ लाल हो गया ना, हाँ देखिए लाल हो गया, ऐसा लाल होना चाहिए। 3 ही बार करना है, फिर से करेंगे आप, चलिए 3 2 1 1 2 3 4 5 देन सेकंड 1 2 3 4 5 थर्ड 1 2 3 4 5 फोर्थ 1 2 3 4 5 नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। नाउ फील दैट एनर्जी शांति के साथ। पहले हाथ की कंपन को हम एनर्जी को फील करेंगे धीरे धीरे धीरे, जो बीच वाली उंगली वो आंखों पर, सर के ऊपर अनामिका, और थंब से हम लोग ईयर को क्लोज कर देंगे। यदि आप अपने तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल उसी तरह से चलाते हैं। सटीक और विशेष रूप से यह पता लगाने की प्रक्रिया कि लोग किसी विशिष्ट परिणाम के लिए क्या करते हैं, मॉडलिंग कहलाती है। एक बार फिर जो कोई दूसरा व्यक्ति देता है, आप भी 4 या 5 मिनट में ऐसा कर सकें। आप इस रणनीति को अध्याय 7 में सीखेंगे। यदि आपका कोई परिचित अपने बच्चे के साथ अच्छा संवाद करता है तो आप भी वही कर सकते हैं। अगर किसी को सुबह जल्दी उठना आसान लगता है तो आपको भी हो सकता है। बस मॉडल करें कि दूसरे लोग अपने तंत्रिका तंत्र को कैसे निर्देशित करते हैं। जाहिर है कुछ कार्य दूसरों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं और उन्हें मॉडल करने और फिर आप सफलता के प्रति आश्वस्त हैं। आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर है, आपका दिमाग जीवित है। अच्छा, आप कर सकते हैं। जब तक आप इस पुस्तक को समाप्त करेंगे तब तक आप यह जान जाएंगे की ओर ले जाएं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं, और हम यह सीखने जा रहे हैं कि हम अपने राज्यों को हमारे लिए काम करने के लिए नियंत्रित क्यों कर सकते हैं। एक अवस्था को हमारे भीतर होने वाली लाखों न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी भी समय हमारे अनुभव का कुल योग। हमारी अधिकांश स्थितियां हमारी ओर से किसी सचेत दिशा के बिना घटित होती हैं। हम कुछ देखते हैं और हम एक स्थिति में जाकर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक साधन संपन्न और उपयोगी स्थिति या एक असंसाधनहीन और सीमित स्थिति हो सकती है, लेकिन हम
किसी और को नहीं बताएंगे। दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफर ना करें, परिवार सफर ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्ति वही हुए कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। ये बर्बादियां है जीवन के, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जाए, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया कि ठीक है। हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है? हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमयी चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। ये सबसे शक्तिशाली है, ये अनंत है और इसके पास सब कुछ है। इसीलिए ब्रह्मांड के साथ जो प्रोड्यूसर थे, हालांकि वो इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि कोई पॉपुलर आवाज होनी चाहिए, लेकिन अरिजीत सिंह अपना काम करते रहे, म्यूजिक प्रोग्रामिंग में रम गए और काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए। प्रीतम दा के साथ में उन्होंने जो शुरुआत की तो फिर बहुत कुछ बदल गया। 2010 में प्रीतम के साथ में गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले में उन्होंने काम किया। प्रीतम जो थे वो अरिजीत सिंह को समझाने में सक्सेसफुल रहे कि बॉलीवुड के गाने जो है वो क्लासिकल बंदिश से अलग है। 2011 में एजेंट विनोद नाम की एक मूवी थी और प्रीतम चाहते थे कि अरिजीत एक गाना गाए जिसमें कि क्लासिकल टच था। उस गाने का नाम था राब्ता और उस गाने ने बता दिया था कि मुर्शिदाबाद बंगाल से आए जो लड़का है ये बहुत आगे जाने वाला है। शांघाई नाम की मूवी में दुआ एक गाना था जिससे कि वो बहुत सारे म्यूजिशियंस की नजर में आ गए और उसके बाद उन्होंने बर्फी का गाना गाया, फिर ले आया दिल, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का पहला नॉमिनेशन मिला। लेकिन जब आशानी की शुरुआत वहां से होती है जहां दुनिया ने पहली बार अरिजीत सिंह को टीवी पर एक सिंगिंग शो में देखा था, रियलिटी शो जिसका नाम था फेम गुरुकुल। 18 साल की उम्र में अरिजीत सिंह उस शो का हिस्सा बन चुके थे। वो कहते हैं कि मैं फेम गुरुकुल में इसलिए नहीं गया था कि मुझे सिंगर बनना था बॉलीवुड में, मैं तो देखने के लिए गया था कि मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिशन में नहीं जाते तब तक आपको अपनी असलियत पता नहीं चलती। अरिजीत सिंह की ट्रेनिंग क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में हुई, शास्त्रीय संगीत उन्होंने सीखा, तो उनके गुरुजी ने ही उन्हें कहा था कि आप फेम गुरुकुल में जाइए, ऑडिशन दीजिए ताकि क्लासिकल म्यूजिक को और जो है बढ़ावा दिया जा सके। अरिजीत सिंह जब आए तो ऐसा हुआ भी और वो हर तरीके के गाने गाते हैं जिनमें क्लासिकल म्यूजिक की छाप आप आसानी से सुन सकते हैं। अरिजीत सिंह ने एक बार कहा कि शंकर महादेवन वो पर्सनालिटी थे जिनकी वजह से मैं फेम गुरुकुल में आया, क्योंकि शंकर महादेवन भी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद कहे जाते हैं। ये जो फेम गुरुकुल था इसमें अरिजीत सिंह का जो लक था वो चमका नहीं और कंटेस्टेंट जो बाहर होते जाते उसमें वो भी बाहर हो गए, विनर नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद में एक और सिंगिंग रियलिटी शो था जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, जिसका हिस्सा अरिजीत सिंह बने थे। उसका नाम था 10 के 10 ले गए दिल और इस नाम का जो सिंगिंग शो था उसके विनर बने अरिजीत सिंह और प्राइज मनी के तौर पर उन्होंने 10 लाख रुपए जीते। उन्हें किसी ने कहा कि मर्सिडीज गाड़ी आप खरीद लीजिए, बंगला आप खरीद, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरिजीत सिंह तमाम संघर्षों को चुनौती देते गए और कमाल पर कमाल करते चले गए। शुरुआत में उन्हें जो है लीड सिंगर के तौर पर नहीं माना जाता था, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बहुत सारे स्क्रैच जो है उन्होंने गाए, लेकिन कभी ना हार मानने का जो रवैया है उसी ने फैंस का दिल जो है वो बना दिया। किसका? अरिजीत सिंह का। फैंस का दिल जीत लिया अरिजीत सिंह ने और उनकी जो लाइफ है वो यही सिखाती है कि कठिनाइयों से लड़िए, अगर आप कठिनाइयों से लड़ेंगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। दूसरी लर्निंग मुझे लगता है अरिजीत सिंह सिखाते हैं कि लाइफ में आप टॉप पर पहुंच जाएं, अपने गेम के टॉप पर हो, लेकिन तब भी शांत रहे, सिंप्लिसिटी के साथ में आगे बढ़े। ना तो उनके पास में कोई बॉडीगार्ड है, ना वो जो है लैविश लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, बहुत साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। जैसा मैंने बताया कि बच्चे को लेने के लिए स्कूटी से स्कूल चले जाते हैं और आम आदमी जैसे भारत के जीते हैं उसी तरीके से जीते हैं, विनम्र बने हुए हैं और हमेशा ग्राउंडेड रहना हमें सिखाते हैं। तीसरी चीज जो अरिजीत सिंह की जिंदगी सिखाती है वो है ईमानदार रहिए। अरिजीत जो है लोगों की भावनाओं को इतनी अच्छी तरीके से पकड़ पाते हैं, इसीलिए जब वो गाने गाते हैं तो उसमें आप खुद को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कानों में नहीं उतरते, वो दिल में उतर जाते हैं। दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं वो अरिजीत सिंह के गाने लूप पर सुनना पसंद करते हैं। तो आप जो अपने काम से ईमानदार रहेंगे तभी दुनिया आपकी फैन बनेगी और आपके काम को देख करके, आप ईमानदारी को देख करके उनके मन में आपके लिए सम्मान आएगा। एक और लर्निंग जो अरिजीत सिंह की लाइफ सिखाती है, फेलियर से कभी घबराना नहीं है। रिजेक्शन अगर आ रहा है तो सिलेक्शन भी आएगा। अरिजीत सिंह के करियर की शुरुआत में बहुत सारे फेलियर आए। टीवी शो में गए, रियलिटी शो फेम गुरुकुल में, वहां टॉप 5 में जाने से पहले ही बाहर हो गए। 18 साल के थे, बहुत सारे रिजेक्शन उन्हें सामना जो है उसका करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद में वो कई सारे गाने गाना चाहते थे लेकिन उनके गाने जो है वो सुने नहीं गए, उनको मौका मिला ही नहीं। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली साहब ने उनकी आवाज को सोशल मीडिया पर ये लिखा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर ने, जिन्होंने 2012 और 2014 में केकेआर को विनर बनाया था, 2024 में बतौर मेंटोर उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया और जैसे ही वो कोच बने उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। हैदराबाद की टीम जो कि 250 रन देखते ही देखते बना देती थी, उसको केकेआर की टीम ने घुटनों पर ला दिया और बता दिया कि चैंपियंस क्या होते हैं। जिस तरीके से हैदराबाद की टीम फाइनल में खेली, ऐसा लगा ही नहीं कि वही हैदराबाद की टीम है जिसने 250 रन बनाए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स जो चैंपियन बनी उसके पीछे का माइंडसेट क्या था, आज के इस लर्निंग वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। और बात करते हैं मेंटोर गौतम गंभीर की, जो कहते हैं कि मैं मुस्कुराता नहीं, उस बात से लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि लोग मेरी स्माइल देखने नहीं आते, मेरी टीम को जीतता हुआ देखने के लिए आते हैं। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं आपके साथ आरजे कार्तिक, आइए शुरू करते हैं गौतम गंभीर के मेंटोर और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि गौतम गंभीर जो है, जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप हमारे मेंटोर बन गए, आपको बहुत बहुत बधाइयां, मैं बहुत खुश हूं, तो इस मैसेज के रिप्लाई में उन्होंने कहा कि जो भी तू लिख रहा है ना इसके लिए तो थैंक यू सो मच है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी जब हम ट्रॉफी जीतेंगे और हमारी वो जो पिक्चर है वो सबके सामने आएगी। तो आज वो दिन आ गया और अम्मा बाबू आ जाए तो ऐसा करके आपने लिखा। मैं चाहूंगा कि आपने सुना है पहले तो वो, और ये भी बताएं कि उसके पीछे भाव क्या थे जो आप लिख रहे थे। देखिए वो एक गज़ल के 3-4 शेर हैं, उसमें एक शेर ये आता है, जो गज़ल है वो शुरू तो यहाँ से होती है कि तंग नज़र वालों से मुझको डर लगता है, तंग नज़र वालों से मुझको डर लगता है, दरवाजा नीचा हो तो फिर सर लगता है, इसको ही उम्मीद। तो मैंने इतना हिस्सा इसका सुना, हाँ जिला नज़्म, बट ये पूरी गज़ल, हाँ पूरी गज़ल है। तो ये जो घर लगता है पूरा होता है, घर व्यक्तियों से नहीं होता है। तमाम सारे अभी जयपुर शहर में तमाम सारे इमारतें बनी हुई खाली पड़ी हुई हैं, उनको आप किसी को नहीं कहते कि इतने घर हैं, आप सब कहते हैं फ्लैट्स हैं, खाली हैं। जब उसमें सब आ जाएंगे, रहने लगेंगे तो आप कहेंगे कि मेरा घर तीसरे माले पे है, चौथे मंजिल पे मेरा घर है, तब वो घर होता है। अब घर रिश्ते बनाते हैं,
बाकी तो आर्किटेक्ट बनाता है, भी इमारत आर्किटेक्ट बनाता है। तो मैंने भी एक ऐसी ही पंक्ति लिखी थी कि जब अपने आ जाए तो फिर जो आपका छोटा सा आशिया है वो भी महल लगता है, और अगर अपने ना हो तो महल भी खंडर लगता है। कई सारी पुरानी इमारतें हैं, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा एरिया लेकिन खंडर पड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके मन में ऐसा कि इमोशंस गायब होते जा रहे हैं आज की दुनिया में, भावनाएं बची नहीं है, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि जनरेशन चेंज हो रही है, नई जनरेशन अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है? हाँ, एक दोनों चीज़ें। एक चीज़ ये है कि हमारे पास अब खुद से बात करने का वक्त नहीं है। हमारे सबके पास खुद से बात करने का वक्त नहीं है। अचानक उसमें होता ये है कि हम ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि 3-4 बाप बेटे माँ सब सड़क पे चल रहे हैं और सब अपना अपना मोबाइल लिए चल रहे हैं। पहले होता ना सर उठा के जो सर घुसा के थी। तो एक मंदिर के सामने में खड़ा हूँ, या दिल्ली में 3 दिन पहले वोट पड़ रहा था, मैं वोट डालने गया था। अब उसमें एक लड़की आ रही है, वो कह रही पापा हमने आपसे कहा जो है कि आप ये कर लीजिए और आप ये नहीं कर रहे हैं, तो मेरे एक बेटा है, कोई बेटी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी पत्नी से मजाक में कहा, मैंने कहा लो तुम्हें बेटी मिल गई। तो फिर हंसी, देखिए नजर उठा के देखी नहीं, पहले उससे सोच लिया कि हमारे ये पिता है, ऐसे ही होंगे, तो उसके आधार पर उसने कमेंट कर दिया। ये भाव वो तो एक क्षणिक बात है, ये भाव हमारे जीवन में ज़्यादा आ गया है कि हम अपने आप एज्यूम करने लगे हैं, जो कि हमारे पास बात नहीं, हम खुद से बात नहीं करते हैं। मेरा एक शेर था कि झूठे सच्चे सारे किस्से उसको सब मालूम है। आपकी एक और नज़्म याद आती है, आपने लिखा इतवार छोटा पड़ गया, बहुत लोगों के लिए पड़ जाता है छोटा, तो उससे बहुत लोगों ने रिलेट भी किया। हाँ, इतवार के मेरे बहुत सारे शेर हैं, हाँ। और संयोग थे से वो बनते चले गए। और जैसे किताब भी आ गई। मैं वो किताब ही है मेरा, इतवार छोटा पड़ गया। और जैसे इतवार पे मेरे बहुत सारे शेर हैं। तो शुरुआत किसी छोटे से हुई थी किताब? नहीं, छोटे कैसे नहीं, मेरे एक दोस्त थे जिनको किताब समर्पित है, इतवार छोटा पड़ गया, और वो अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय यतीमजीत सिंह जी। उनका कैंसर से निधन हो गया 7 साल पहले। तो वो जब हम मिलते थे, बात करते थे, तो वो कहते थे भैया संडे छोटा पड़ गया। उस संडे छोटा पड़ने में वो कमी का एहसास था कि हमारे पास दिन ज़्यादा होता और बातें होती। तो और बातें होती। उस शेर को लोगों ने यूं ही देखा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा संडे छोटा पड़ जाता है। जैसे कहा ना, शेर के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। तो ये जो है ये था कि सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए। उससे मैं जब भी मिला, इतवार छोटा पड़ गया। क्या बात है, खूबसूरत। तो जब भी मैं मिलता था उससे, तो मेरा इतवार इसी तरह छोटा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि इतवार का ये भी डायमेंशन था कि शहरों की थकन की बात कर रहे हैं, अभी आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी यहाँ जयपुर में रहने लगा 12-13 साल। तो हम जब शहरों में रह रहे होते हैं सब, तो पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या नाम है, कितने बच्चे, मुझे पता होता नहीं है। गाँव की अगर हम बात करें, आपने भी वो जीवन दिया होगा जिसमें पूरा गाँव जो है परिवार की तरह रहता है। या शहर में कोई गिर जाए तो वीडियो बना लेते हैं, गाँव में कोई गिर जाए साइकिल से पकड़ के छोड़ कराते हैं। तो गाँव के बहुत लोग शहर आ गए, लेकिन गाँव कभी शहर को नहीं आता है, क्या लगता है? पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाता भले से लोग हाँ, रख दो रख दो नहीं रख दो हम सब इस कैमरे के नहीं रख पीछे दो बेटा, सामने जो कोई हंस नहीं रहे दे हो, कि भले से लोग रिश्ते निभाया करते थे,